लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी। जब वो जागता है, मौत मुस्कुराती है। साथियों नमस्कार। आज मैं यानी मनोज दुबे आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे और आपके हृदय में अपने फौजी भाइयों के लिए और भी सम्मान और प्यार भर जाएगा। ये कहानी लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी, एक पैरा एसएफ के महावीर के देश प्रेम और बलिदान की कहानी है। आशा है आपको हमारी यह कहानी जरूर पसंद आएगी। अगर देश की सीमा पर यह आर्मी ना हो तो देश में आए दिन दंगे फसाद और मौत का खूनी खेल खेला जाएगा। लेकिन जिस सेना ने हमें इतनी आजादी दी है, कभी सोचा है इस आजादी को देने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? यदि नहीं, तो आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे। यह एक सच्ची घटना है जो कि आपको इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। जब वो जागता है, मौत मुस्कुराती है। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी। जब हर सुबह वो उठता था तो मौत मुस्कुराती थी। मौत उसके कानों में फुसफुसाती थी, अपनी बाहें फैलाए। जब वो अपने भारी बूटों के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों में चीड़ की सूखी पत्तियों के ऊपर से गुजरता था तो मौत हर कदम पर उसका पीछा करती। जब वो घने जंगलों के बीच से तेज कदमों से आगे बढ़ता तो मौत उसके कंधों पर हाथ रख देती। न जाने कितने मौके आए थे जब उसने अपने कंधे पर रखे मौत के हाथ को अपनी वर्दी पर किसी धूल की परत की तरह झाड़ दिया था। लांस नायक गोस्वामी के पास मौत के लिए कोई वक्त नहीं था। अपनी जिंदगी के आखिरी 11 दिनों में भी वह मौत की आंखों में सीधे आंखें डाले मुस्कुराते रहा। और जब लुका छिपी के इस खेल को खत्म करने का समय आया तो लांस नायक गोस्वामी से अनुमति लेकर ही मौत उसके पास आई। वो अपनी मर्जी से मौत के साथ गया, और वह भी मौत की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर। भारतीय सेना में बहादुरी और जांबाजी के किस्से भरे पड़े हैं, लेकिन पैरा एसएफ के लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की कहानी कुछ अलग ही थी। यह एक ऐसे जवान की कहानी है जिस पर न केवल सेना गर्व करती है, बल्कि सेना खुद उसकी जांबाजी पर हैरान होती है। यह उस बहादुर जवान की कहानी है जिसने साल 2015 में करीब 10 दिनों के भीतर 3 मिशन में हिस्सा लिया और एक आद नहीं, 11 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। 11 सितंबर 2015 की बात है। जम्मू व कश्मीर के ऊधमपुर में अपनी पैरा यूनिट के हेडक्वार्टर में लांस नायक गोस्वामी ने अपने क्वार्टर के बाहर एक लंबी सी अंगड़ाई ली। बाकी एसएफ यूनिट इस यूनिट का बहुत सम्मान करती है और आतंकवादी भी इसके नाम से कांपते हैं। इसी डर के कारण वे नियंत्रण रेखा को लांघने का दुस्साहस उसी सूरत में करते हैं जब उन्हें मौत को गले लगाना हो। अपने फौजी रंग के पैंट, बूट और बनियान में ये लंबी चौड़ी कदकाठी का योद्धा कुछ आराम करने के मूड में था। पिछला पूरा हफ्ता एकदम एक्शन से भरा और जोखिम में डालने वाला रहा था। महज 4 दिन पहले की बात है। बारामूला के सफियाबाद से कुछ ही दूर पहाड़ी के समीप एक मुठभेड़ हुई थी। लांस नायक गोस्वामी और उनकी टीम ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 उग्रवादियों का सफाया कर दिया था। मुठभेड़ काफी भीषण थी और 2 दिन तक चली थी। दस्ता एक चौथे आतंकवादी को पकड़ने में भी कामयाब हो गया था, जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक था। लांस नायक गोस्वामी कभी चैन की सांस नहीं लेते थे। 4 दिन बाद अपनी यूनिट के कैंप के बाहर टहलते हुए उन्होंने ऐसा काम किया था जो कि उन्हें आतंकवादियों को अपना शिकार बनाने से भी अधिक प्रिय था। लांस नायक गोस्वामी उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल के रहने वाले थे। उनका गांव लालकुआं नैनीताल से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। उस दिन उन्होंने अपनी पत्नी भावना को फोन लगाया। जब भी संभव होता था तो दंपति दिन में एक बार कुछ मिनट बात करते थे।
यदि इसमें कोई देरी होती, और अक्सर ऐसा होता था, तो ऐसे में ये भावना को समझ आ जाता था कि लांस नायक गोस्वामी किसी ऑपरेशन पर निकले हुए हैं। उस सुबह फोन की घंटी दूसरी बार बजने से पहले ही भावना ने फोन उठा लिया। भावना बताती है, 1 सितंबर को हमारे बीच बेहद निजी बातें हुई। मोहन ने भविष्य के बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में बात की, और यह कि हमें किस तरह से प्लान करने की जरूरत है। वे मुझे लगातार बताते रहते थे कि एक कमांडो की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। आज है, कल नहीं, और यह भी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हमें इसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। लेकिन आखिरी फोन कॉल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वे सिर्फ काम की बात कर रहे थे। जहां हम रहते हैं उसके सड़क पार करके वे हमारे लिए एक घर बनवा रहे थे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि उन्होंने कैसे प्लान किया है, और उन्होंने केवल यही कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नया घर अगले मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा, और उसी समय वो घर भी आएंगे। पिछले ही महीने उनकी 7 साल की बेटी भूमिका का जन्मदिन था। लांस नायक गोस्वामी अपने घर गए थे। 2 सप्ताह जो उन्होंने अपने घर में बिताए, उनके लिए वही असली आराम था। इसके बाद उन्होंने उधमपुर की ट्रेन पकड़ ली और अपनी उस यूनिट में ड्यूटी पर लौट आए जिसे वे अपना दूसरा घर मानते थे। कश्मीर लौटे उन्हें मुश्किल से 1 हफ्ता ही हुआ था कि वे अपने पहले मिशन पर चल पड़े। उनके आखिरी 3 मिशन की यह पहली कड़ी थी। 2 हफ्ते उन्होंने घर पर पूरा आराम किया था। बच्चों और परिवार के साथ उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जीने का मौका मिला। अपने बच्चों के सामने एक स्नेह से भरपूर पिता, और अपने माता पिता के सामने एक मासूम बच्चा। लेकिन कश्मीर लौटने के बाद ये ताकतवर, लंबे तगड़े डील डोल वाला जवान फिर से उसी फौजी के रूप में सामने था जिससे उग्रवादी कांपते थे। वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस के दिन लांस नायक उधमपुर में जैसे ही ट्रेन से उतरे, उनके भीतर अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ने की छटपटाहट साफ दिखने लगी। 21 अगस्त 2015 का दिन था। युवा कैप्टन दीपेश मेहरा की कमान में पैरा एसएफ दस्ते को एक गांव में छिपे आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भेजा गया। यह उत्तरी कश्मीर के हंदवारा जिले में स्थित खुरमुर गांव था, जहां आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। खुफिया सूचना पक्की थी। एक जगह तय की गई थी, उसी जगह पर 3 आतंकवादियों को पहुंचना था। नियंत्रण रेखा पार करके हाल ही में हिंदुस्तान में घुसे 6 और आतंकवादियों को लेने के लिए वे तीनों आने वाले थे। योद्धाओं ने इलाके में मोर्चाबंदी कर ली। 22 अगस्त की रात की बात है। रात के घने अंधेरे में एसएफ दस्ता पहाड़ी से उतरने के बाद अब खुरमुर गांव की ओर जा रहा था। उन्हें अंधेरे में ठीक अपने सामने 3 आतंकवादियों के साए नजर आए। उनमें से एक किसी कमांडो की तरह चल रहा था। लग रहा था कि वो लड़ाई के लिए एकदम से तैयार है। 2 आतंकवादी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तीनों सायों के हाथों में AK-47 राइफलें थीं। 2 आतंकवादियों ने अपनी कमर पर भारी पिट्ठू लाद रखे थे। पक्का उनमें गोला बारूद और बाकी जरूरत का सामान रहा होगा। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। एक वक्त तो ये था कि ये साए कमांडोज से मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर थे। कमांडोज के पास नाइट विजन चश्मे थे। वहां जंगल और झाड़ झंखाड़ बहुत ज्यादा था। एसएफ कमांडोज को कोई भी कदम उठाने से पहले ये सुनिश्चित करना था कि कहीं वे गांव वाले या लकड़हारे तो नहीं हैं, या इस बात की भी संभावना थी कि वे सेना की किसी दूसरी यूनिट के जवान हों जो अचानक ही पैरा एसएफ के रास्ते में आ गए हो। ऐसी स्थिति में उन्हें चैलेंज प्रोटोकॉल का सहारा लेना पड़ेगा। ये बेहद खतरनाक काम होता है जिसमें सामने वाले को आवाज देकर पुकारा जाता है। इस अभियान का हिस्सा रहे एक योद्धा ने बताया,
इस प्रोटोकॉल में सामने दिख रहे शख्स के बेहद करीब जाकर उसकी पहचान की जाती है। जैसे ही हमने उनको ललकारा, आतंकवादियों ने हमारे दस्ते की दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमने भी जवाबी कार्रवाई की। कैप्टन मेहरा को गोली लगी। अंधेरे में यह नहीं पता चल सका कि गोली कितनी गहरी लगी है। उस रात हंदवारा में भीषण गोलीबारी हुई और उधर ऊधमपुर में पैरा एसएफ के हेडक्वार्टर में लांस नायक गोस्वामी और मेजर अनुराग कुमार 2 और पैरा कमांडोज के साथ दस्ते के वाहनों में सवार होकर किसी और मिशन पर निकलने वाले थे। लांस नायक गोस्वामी के तो हाथ में खुजली हो रही थी कि कब उन्हें अपना शिकार नजर आए और वे उसके सीने में अपनी राइफल की गोलियां उतार दें। उस रात सभी लोग एक कमरे में मिले। लांस नायक छोटे से कमरे में तेजी से चहलकदमी कर रहे थे। रुक रुक कर वो उस कागज के टुकड़े की ओर भी नजर डाल लेते थे जिसमें खुफिया जानकारी का ब्यौरा था। लांस नायक गोस्वामी बार बार कह रहे थे, पक्का कुछ होगा, ये पुख्ता खुफिया जानकारी है। वह तुरंत निकलने के लिए जोर दे रहे थे। जब वह किसी ऑपरेशन में शामिल नहीं होते थे तो सबको पता रहता था कि वे कहां मिलेंगे। वह सुबह से लेकर शाम तक यूनिट के एंकर के पास बैठे रहते थे। यह वो कम्युनिकेशन लाइन थी जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों के बारे में खुफिया सूचना देने या किसी अभियान में योद्धाओं को शामिल होने के लिए किया जाता था। उस रात सेना का एक वाहन अंधेरे में सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। इसमें वही 4 लोग सवार थे। योजना ये थी कि बाकी योद्धाओं को रास्ते में से लिया जाएगा और उसके बाद सभी एक जगह पर पहुंचेंगे। यह वही जगह थी जहां के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी कि यहां कम से कम 10 आतंकवादी छुपे बैठे हैं। उस जगह से वे केवल 20 मिनट की दूरी पर थे। उसी समय उन्हें पोर्टेबल कम्युनिकेशन सेट पर एक संदेश मिला, मेहरा साहब को गोली लग गई है। यह आवाज दूसरी ओर से आई थी। खुरमुर से लांस नायक गोस्वामी ने अपने साथी जवानों से कहा, मेहरा साहब घायल हो गए हैं, वहां पर तुरंत चलते हैं। उन चारों में मेजर कुमार एकमात्र सैन्य अधिकारी थे और उन्होंने एक क्षण हैरानी से सोचा कि क्या ऐसा करना बुद्धिमानी होगी। पहले से ही जारी एक भीषण गोलीबारी में कूद पड़ना उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता था। लांस नायक गोस्वामी ने अधिकारी से मिन्नत भरे स्वर में कहा कि संकट में फंसे अपने जवानों की मदद करने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। मेजर कुमार याद करते हैं, एक टीम कमांडर के नाते मुझे पूरे दस्ते के लिए सोचना था, उनकी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन लांस नायक गोस्वामी के भीतर दूसरों को राजी करने की गजब की क्षमता थी। उनके लिए ये बेहद भावुक मामला था। वह इसे छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने लांस नायक गोस्वामी से कहा कि वह शांत हो जाएं और सीधे तरीके से सोचें। परेशानी की बात यह थी कि खुरमुर से अलग अलग तरह की रिपोर्ट मिल रही थी। ऐसे में यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि कैप्टन दीपेश मेहरा का दस्ता किस प्रकार की मुसीबत में फंस गया है। दिमाग में ये भी घूम रहा था कि उनका दस्ता 10 उग्रवादियों की खोज में निकला था। तो क्या ऐसे में अपने मिशन को छोड़कर उसका रुख मोड़ने की वाकई जरूरत थी। तब तक लांस नायक गोस्वामी अधिकारी के सामने एकदम गिड़गिड़ाने की हालत में आ गए। उन्होंने कहा, हमें वहां जाना ही होगा। यदि बाद में ये पता चला कि हम वक्त पर पहुंच जाते तो मेहरा साहब की जिंदगी बचाई जा सकती थी, तो हमें जिंदगी भर इसका अफसोस रहेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तब तक उनके पास ये सूचना भी पहुंच गई कि खुरमुर में आतंकवादियों के पास पुलिमवट कलाशनिकोव मशीन गन है। यह एक घातक हथियार होता है और आमने सामने की लड़ाई में पैरा कमांडो के लिए इसका मुकाबला कर पाना लगभग असंभव ही था। इससे भी बुरा ये हुआ कि खुरमुर में आतंकवादियों से लड़ रहे दस्ते की ओर से संदेश आने बंद हो गए।
क्या सब खत्म हो गया था? इसके बाद ही वो घड़ी आ गई जब फैसला लेना जरूरी हो गया। मेजर कुमार ने फौजी गाड़ी का मुंह मोड़ने का आदेश दिया और सीधे पूरी स्पीड से खुरमुर पहुंचने को कहा। जवानों को ले जा रही गाड़ी रात के अंधेरे में 120 किलोमीटर की स्पीड से भागी जा रही थी। लांस नायक गोस्वामी एकदम दम साधे बैठे थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि गाड़ी रुकते ही वे सीधा कूदकर जम में मोर्चा संभाल लेंगे। खुरमुर के कटेक्ट साइट तक पहुंचने में करीब 200 मीटर की ही दूरी थी कि लांस नायक ने गाड़ी के ड्राइवर से गाड़ी के हेडलैम्प बंद करने को कहा। लांस नायक को समझ आ गया था कि इससे उनकी मौजूदगी का पता चल सकता था। वो सही थे। जैसे ही गाड़ी की लाइटें बंद हुई, गाड़ी के आसपास गोलियों की बौछार होने लगी। गोलियों और गाड़ी के बीच कुछ ही फीट की दूरी थी। आतंकवादियों ने गाड़ी को आते देख लिया था और कुछ गोलियां सीधे उस पर ही दाग दी थी। पैरा एसएफ के चारों योद्धा गाड़ी से उतर गए। घने अंधेरे को चीरते हुए वे धीरे धीरे अंदाजा लगाते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़ने लगे। लांस नायक गोस्वामी सबसे आगे थे। मेजर कुमार याद करते हैं, मोहन नाथ हमेशा सबसे आगे चलते थे। ये सबसे खतरनाक लेकिन महत्वपूर्ण स्काउट पोजीशन होती है। मैं अक्सर उनसे कहता था कि अब आप काफी सीनियर हो गए हैं। अब आपको स्काउट पोजीशन पर चलने के लिए युवा योद्धाओं को आगे आने देना चाहिए ताकि वे अनुभव हासिल कर सकें। हमेशा उनका एक ही जवाब होता था और उनके इस जवाब में कोई घमंड नहीं था। वे बड़ी ही ईमानदारी और सादे स्वभाव से कहते, सर, मुझसे अच्छा कौन कर सकता है। उन्होंने वादा कर रखा था कि यदि कोई खुद को स्काउट पोजीशन के लिए उनसे बेहतर साबित कर देगा तो वह खुद उसे कमान सौंपने के लिए आमंत्रित करेंगे। जब तक कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला, लांस नायक गोस्वामी ने कभी अपने साथी जवानों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला। इस मामले में उनकी समझ एकदम स्पष्ट थी। हालांकि पैरा एसएफ दस्ते पर अभी अभी गोलियों की बौछार हो चुकी थी, लेकिन उन्हें इस इलाके की भौगोलिक स्थिति का कोई ठीक अंदाजा नहीं था। ऐसे में 4 कमांडोज करीब 100 वर्ग मीटर दूर उस इलाके की ओर सरकने लगे, जहां से उन्हें अपने शिकार पर निशाना साधना था। खुरमुर गांव के किनारे ही हंदवारा के घने जंगलों से धनकी पहाड़ियां थी। 4 जवान पेट के बल लेट गए। अंधेरे में सामने वाली पहाड़ी पर आतंकवादी अपने हथियारों के साथ मौजूद थे और उनसे मात्र 10 मीटर की दूरी पर घायल कैप्टन दीपेश मेहरा अपनी टीम के बाकी सदस्यों के साथ लेटे हुए थे। समीप ही बीच बीच में गोलीबारी हो रही थी। लांस नायक गोस्वामी और 3 अन्य योद्धा सीधे गोलीबारी वाली जगह की ओर सरकने लगे और वहां एक बड़े पेड़ की आड़ में जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हालात विस्फोटक हो चुके थे। दोनों दस्तों में से किसी को एक दूसरे का पता नहीं था कि कौन कहां है। ऐसे में गलत जगह पर निशाना लगने की आशंका थी। लांस नायक गोस्वामी तेजी से मेजर कुमार के पास गए और उन्हें बताया कि वे कम्युनिकेशन सेट पर दूसरे दस्ते को ये संदेश भेज दें कि वह अपनी पोजीशन बताने के लिए फ्लैशलाइट मारेंगे। ऐसी हालत में ये बेहद खतरनाक कदम था, लेकिन अगला कोई कदम उठाने से पहले यह जरूरी भी था। मेजर कुमार ने एक बार फिर उन्हें सावधान किया। उन्होंने कहा कि फ्लैश लाइट डालते ही आतंकवादियों को उनकी पोजीशन का पता चल जाएगा और वे सारे कमांडोज को सेकंड्स में खत्म कर देंगे। लेकिन लांस नायक पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बेखौफ होकर कहा, उन्हें हम पर गोली चलाने दो, ये पेड़ हमारी रक्षा करेगा। मेजर कुमार की बात सही थी। जैसे ही फ्लैश लाइट चमकी, कलाशनिकोव ने पेड़ के नीचे मोर्चा संभाले बैठे चारों कमांडोज पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी।
अब उनके ठिकाने का दुश्मन को पता चल चुका था और कमांडो दस्ता आतंकवादियों के साथ सीधी लड़ाई में उलझ गया। लेकिन लांस नायक गोस्वामी ने तुरंत ही एक आतंकवादी को मौत की नींद सुला दिया। कैप्टन मेहरा के दस्ते ने तुरंत अपनी पोजीशन बदलकर पहाड़ी के नीचे मौजूद अपने 4 जवानों के साथ जाकर मोर्चा संभाल लिया। रात के अंधेरे में भीषण लड़ाई हो रही थी। रात का सन्नाटा गोलीबारी से थर्रा उठा था। भीषण लड़ाई के बाद लांस नायक गोस्वामी ने घायल कैप्टन को उस इलाके से निकालने में मदद की। कैप्टन की बाजू लांस नायक के कंधे पर झूल रही थी। कैप्टन को वहां से निकालने के दौरान लांस नायक गोस्वामी दूसरे हाथ से आतंकवादियों की ओर गोली चलाते रहे, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि अंधेरे में कोई गोली किसी आतंकवादी का काम तमाम कर दे। सुबह तक बाकी 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। बाद में इस अभियान को ऑपरेशन खुरमुर नाम दिया गया। ये पैरा एसएफ दस्ते की जीत थी और साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों को भी एक शक्तिशाली संदेश था। अगस्त का महीना गर्मी के मौसम के उतार का महीना होता है और कश्मीर में हर जवान को पता होता है कि इसका मतलब क्या है। इसी महीने में आतंकवादी समूहों को घुसपैठ का इंतजार रहता है। इससे पहले कि जानलेवा सर्दी का मौसम शुरू हो और सीमा के आर पार जनजीवन ठप पड़े, उससे पहले वे अपने छुपने के ठिकानों में गोला बारूद से लेकर जरूरत का सभी सामान भरने की फिराक में रहते हैं। अगले 2 महीनों में इस प्रकार की घटनाओं में काफी इजाफा हो जाता है। लांस नायक गोस्वामी और उनकी टीम जानती है कि उनके दस्ते ही आतंकवादियों की सालाना घुसपैठ में इजाफे के खिलाफ देश का मुख्य हथियार है। पैरा एसएफ के इस दस्ते को बमुश्किल 2 दिन की ही राहत मिली थी कि तुरंत ताजा खुफिया जानकारी आ गई। वो 26 अगस्त का दिन था। हालांकि दस्ते को पता था कि उन्हें ज्यादा आराम नहीं मिलना है, क्योंकि पैरा दस्ते कभी आराम नहीं करते। खुफिया सूचना ये थी कि 5 पाकिस्तानी आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार कर उड़ी सेक्टर में घुस आए हैं। इस रास्ते से भीतर घुसना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि यह कश्मीर के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है। लेकिन इसमें छुपने के कई ठिकाने भी हैं। 5 आतंकवादी शमसवारी रेंज से पैदल चलकर आए थे। उन्होंने काला पहाड़ की चढ़ाई की और कश्मीर घाटी में घुसने से पहले वे 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काजी नाग द्वार को भी पार कर गए थे। शमसबारी की सुदूर रिज लाइन में सेना की 35वीं राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों से उनकी मुठभेड़ हो गई और एक आतंकवादी को तो वहीं मार गिराया गया, लेकिन बाकी 4 किसी तरह से जवानों को चकमा देकर निकल भागने में कामयाब हो गए। सुरक्षा बलों को चकमा देना उनकी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होता है। उन 5 आतंकवादियों में से एक के मारे जाने के बाद 35 राष्ट्रीय राइफल्स की टीम के लीडर ने मुठभेड़ स्थल से ही तुरंत उनका पता लगाने के लिए ड्रोन मंगवाया। कश्मीर घाटी में एयरबेस से एक सच माकर 2 ड्रोन की तुरंत सक्रिय किया गया और कुछ ही देर में वह सीधे शमसबारी रेंज के ऊपर था। उसके कैमरे और थर्मल इमेजेस चालू थे। घुसपैठिए आतंकवादियों ने तय कर लिया था कि दिन के समय वे अपनी कम से कम आवाजात रखेंगे और रात के अंधेरे में अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। लेकिन 26 अगस्त का दिन था और सूरज अभी निकला भी नहीं था कि ड्रोन को अंधेरे में शमवारी रेंज की पहाड़ियों में छुपे आतंकवादियों की एकदम साफ तस्वीर मिल गई। उन पहाड़ियों पर कोई ज्यादा बड़ी वनस्पति नहीं है। उनके शरीर तस्वीरों में 4 धब्बों की तरह दिख रहे थे। वे रेंज में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ड्रोन हवा में ही था और उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर रहा था। वे चारों बारामूला की ओर आ रहे थे। चारों आतंकवादी एक ऐसी पहाड़ी पर चढ़ते नजर आ रहे थे
जो बड़ी बड़ी चट्टानों से भरी थी। संभवतः वो कोई गुफाओं वाला इलाका था। सुबह 5:45 बजे सूरज निकल चुका था। ड्रोन ने देखा कि चारों लोग रुक गए और एक जगह घुस गए। यह उनकी आखिरी लोकेशन थी, जिसका सेना को पता था। इससे 1 घंटा पहले पैरा एसएफ यूनिट के हेडक्वार्टर में लांस नायक गोस्वामी उन 12 लोगों में शामिल थे, जिन्हें वार्निंग ऑर्डर जारी किया गया था। उन्हें अभियान के लिए तैयार रहने को कहा गया था। सभी को उन 4 घुसपैठिए आतंकवादियों का सफाया करने के लिए हेलीकॉप्टर से उस पथरीले और चट्टानी इलाके में उतारा जाना था। 7 बजे तक सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर 12 कमांडो को लेकर ऊधमपुर से रवाना हो गया। उनमें लांस नायक गोस्वामी और मेजर कुमार भी शामिल थे। रिज पर लैंडिंग जोन का पता लगाने से पहले हेलीकॉप्टर काफी घुमावदार रास्ते से पहुंचा। 9:30 बजे हेलीकॉप्टर ने कमांडोज को यहां उतार दिया। हथियारों से पूरी तरह लैस कमांडोज ने योजना को तुरंत अंजाम देने के लिए जल्दी से टीमें बनाई और उस मिशन को अंजाम देने चल पड़े, जिसे बाद में ऑपरेशन लिदर पंजाल नाम दिया गया। आतंकवादियों की आखिरी लोकेशन से लैंडिंग जोन करीब 4 किलोमीटर दूर था। ड्रोन सचा मार्क 2 अभी भी शमसबारी रेंज में मौजूद था। आसमान हिंदुस्तान के 12 जांबाज 4 उग्रवादियों को भून डालने के लिए अपने शिकार पर निकले थे। हालांकि उन्हें ये बात पता थी कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर उनकी असली ताकत की भी एक सीमा होगी। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से थकान जल्दी होती है, और क्योंकि यह अधिक ऊंचाई का अभियान था, अतः हर कमांडो के पास 40 किलोग्राम से अधिक लड़ाई का साजो सामान भी था। उन्होंने जैसे ही ऊपर रिज की ओर देखा, उनमें से किसी को नहीं पता था कि यह लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। रिज लाइन के साथ साथ पत्थरों और चट्टानों के बीच से कमांडोज ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ड्रोन की निगाह उन पर थी। उसका पायलट दूर किसी गुप्त लोकेशन पर बैठा उसे नियंत्रित कर रहा था और पैरा कमांडोज को रियल टाइम जानकारी दे रहा था। वह बता रहा था कि वे आतंकवादियों के छुपने के ठिकाने से कितनी दूर हैं। कमांडोज ने रास्ते में एक जमी हुई झील पार की और पहाड़ी रास्ता भी। दोपहर तक वे काफी करीब पहुंच चुके थे। जैसा कि हमेशा होता था, लांस नायक गोस्वामी सबसे आगे स्काउट पोजीशन पर चल रहे थे। मेजर कुमार याद करते हैं कि किस प्रकार लांस नायक गोस्वामी तकनीकी रूप से उन्नत ड्रोन से भी अधिक तेजी से दस्ते को आगे बढ़ा रहे थे। मेजर कुमार बताते हैं, वह पहाड़ी दुर्गम रास्तों के बारे में गजब की सामान्य समझ और कौशल रखते थे, जो कि ड्रोन के पास नहीं हो सकती थी। मोहन नाथ असल में नम घास में पैरों के निशान को पहचान पा रहे थे। वे निशान पत्थरों के बीच में उगी घास के ऊपर बने हुए थे, जिन्हें केवल वही समझते थे। कुछ जवानों को आशंका थी कि लांस नायक गोस्वामी कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ज्यादा ही खुद पर भरोसा कर रहे हों, लेकिन लांस नायक अपनी बात पर एकदम पक्के थे। लांस नायक ने घास पर झुकते हुए कहा, इसी तरफ से गए हैं सर, कांटेक्ट हमको मिल जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था और मेजर कुमार ने लांस नायक की बात पर यकीन करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने एक दस्ते को उस रास्ते पर भेज दिया जिसका लांस नायक गोस्वामी ने पता लगाया था, दूसरे दस्ते को रिज पर ऊपर की ओर, ताकि यदि आतंकवादी घात लगाए बैठे हो तो कम से कम कमांडोज बेहतर स्थिति में हो। मेजर कुमार याद करते हुए कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में पहाड़ पर इस तरह से चढ़ने वाला इंसान नहीं देखा था। यदि उन्होंने नम घास के भीतर ओस की बूंदों में इस तरह कदमों के निशान नहीं ढूंढे होते तो हम सीधे आतंकवादियों के बिछाए जाल में फंस जाते और सीधे घात लगाकर किए गए हमले का शिकार हो जाते, हमारे जवान मारे जाते।
तब तक सेना का ड्रोन पैरा टॉम को संदेश दे चुका था कि टारगेट लोकेशन पर एक गुफा के भीतर 4 आतंकवादी छुपे हुए हैं। 2 दस्ते चट्टानों और पत्थरों के बीच में फैल गए और दोनों टीमों के बीच तय हुआ कि वे एक ही समय पर गुफा में मिलेंगे। चाल काफी आसान थी। 2 टीमें दोनों अलग अलग दिशाओं से आएंगी और आतंकवादियों का ध्यान बटाएंगी। इससे उनकी संभावित गोलीबारी का असर आधा हो जाएगा। 1 घंटे बाद रिच के पास ऊंचाई वाले रास्ते पर जाने वाली टीम ने नीचे आ रही टीम को संदेश दिया कि उन्हें एक विशाल चट्टान की छाया में कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखी है। यह एक स्लेटी रंग का फिरन था। पारंपरिक रूप से ऊन से बना फिरन कश्मीर की एक आम ड्रेस है। दस्ते के लीडर ने बताया कि वह चट्टान की और 2 ग्रेनेड फेंकने वाले हैं, लेकिन उन्हें इंतजार करने को कहा गया क्योंकि तब तक लांस नायक गोस्वामी रास्ते में काफी आगे निकल गए थे और अकेले ही गुफा तक पहुंच चुके थे। इसके तुरंत बाद दोनों ओर से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। लांस नायक गोस्वामी ने अपनी TR-21 राइफल से गोलीबारी की। उन्होंने एक निचली चट्टान के पीछे मोर्चा संभाल लिया। वह एकदम गुफा के मुहाने के बाहर थी। जब गोलीबारी कुछ धीमी हुई तो लांस नायक गोस्वामी पीछे हटते हुए अपनी टीम के जवानों के पास आ गए और उन्हें वह बताया जो अभी अभी हुआ था। मेजर कुमार को लांस नायक गोस्वामी का चेहरा आज भी याद है। वो बताते हैं, मैंने उन्हें इतना शांत कभी नहीं देखा था। उन्होंने 4 आतंकवादियों का सीधे उनकी मांद में घुसकर सामना किया था। वह कुछ ही देर पहले भीषण गोलीबारी कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई उत्तेजना नहीं थी। उन्होंने केवल इतना कहा, सर, बंदे दिख गए और एक को गोली लगी है। मेजर ने इसके तुरंत बाद गुफा के चारों ओर के इलाके को घेर लिया। 50 से 30 मीटर का जमीन का टुकड़ा जो चट्टानों और पत्थरों की भूल भुलैया सा लग रहा था। 12 सशस्त्र योद्धा सीधे गुफा के मुंह की ओर निशाना लगाकर खड़े थे। आतंकवादियों को घेर लिया गया था। मेजर कुमार उन क्षणों को याद करते हैं। गुफा में घुसने का कोई रास्ता नहीं था। इसमें कमांडोज के घायल होने की आशंका थी। हमारे पास राशन और पानी था, गोला बारूद भी, इसलिए हमने रात होने और उनके बाहर निकलने का इंतजार करने का फैसला किया। लांस नायक गोस्वामी गुफा के दाहिनी ओर 15 मीटर की दूरी पर बैठ गए। यदि आतंकवादी बाहर निकलते हैं तो अर्ध गोलाकार स्थिति में मोर्चा संभाले बैठे कमांडोज उन्हें ढेर कर देंगे। कमांडो थके हुए थे, लेकिन उनके लिए आराम नाम की कोई चीज नहीं थी। मौसम भी खराब हो रहा था। ओस की जिन बूंदों ने उन्हें आतंकवादियों तक पहुंचाया था, अब वो ओस भी उन पर गिर रही थी। उन्होंने बारी बारी से पूरी और अचार का डिनर किया। आतंकवादियों को ये बताना भी जरूरी था कि अब उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए एक सैनिक को रात में गुफा की ओर 2 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागने का आदेश दिया गया। ग्रेनेड का धमाका होने के बाद 2 आतंकवादी घबराए हुए से गुफा से बाहर निकले। वे भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जैसे ही वे खुले इलाके में आए, 2 धमाके सुनाई दिए। लांस नायक गोस्वामी ने अपनी TR-21 से सिंगल शॉट मोड में तुरंत 2 राउंड दागे। इससे आतंकवादियों की बच निकलने की योजना वहीं दम तोड़ गई। मेजर कुमार बताते हैं, ऐसे हालात में जवान आमतौर पर अपने हथियारों से इस प्रकार गोलीबारी करते हैं कि हरे छितरा जाएं। मोहन ने केवल 2 शॉट फायर किए। जब लांस नायक गोस्वामी ने 2 शॉट फायर किए तो मेजर कुमार उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर बैठे थे। केवल 2 शॉट। लांस नायक गोस्वामी को खुद पर इतना भरोसा था। घनी अंधेरी रात थी। गोलीबारी बंद होने के बाद रिच पर मौत सा सन्नाटा छा गया। पैरा SF कमांडो के पास जो गोला बारूद था, वो भी तेजी से कम होता जा रहा था।
इसलिए उन्होंने सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि बाकी 2 बचे आतंकवादी बाहर आते हैं या नहीं। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। कमांडोज को ये रात कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी। किसी ने एक पलक भी नहीं झपकाई। अगले दिन 27 अगस्त को दोपहर तक कोई हलचल नहीं हुई। लांस नायक गोस्वामी समेत 4 कमांडोज ने गुफा के आसपास के इलाके में चप्पा चप्पा छान मारा। इस सारी कवायद का मकसद ये पक्का कर लेना था कि कहीं आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर कहीं दूसरी जगह पर तो नहीं जा छुपे हैं। पहले की तरह ही लांस नायक चारों कमांडो के आगे स्काउट पोजीशन पर चल रहे थे। चारों कमांडो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से सरकते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने हथियारों को लोड किया और तैयार हो गए। 3 कमांडो ने सबसे आगे मौजूद लांस नायक गोस्वामी की राइफल से गोलियां चलने की आवाज सुनी और नए सिरे से लड़ाई छिड़ गई। वो खामोशी के साथ एक बड़े से पत्थर की आड़ में आगे खिसक रहे थे। उन्हें एक दूसरे बड़े पत्थर के पीछे एक आतंकवादी का एक पैर दिख गया। उन्होंने तुरंत निशाना लगाया और आतंकवादी के पैर में गोली दाग दी। बड़े पत्थर के पीछे बनी हिमदग में से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लांस नायक गोस्वामी अपने बाकी 3 साथियों के पास पीछे लौटे और चारों ने मिलकर मोर्चा संभाल लिया। अब उन्होंने अपनी बंदूकों का मुंह सीधे बड़े पत्थर की ओर कर दिया था। कुछ ही क्षण बाद बड़ी ही कर्कश आवाज में नारे लगाते हुए घायल आतंकवादी गोलीबारी करते हुए एकदम सामने आ गया। कमांडोज को इसी क्षण का इंतजार था। उन्होंने उसके चीथड़े उड़ा दिए। अब केवल एक आतंकवादी जिंदा बचा था और कमांडो दस्ते को पता था कि वह पूरी तरह से उनकी गिरफ्त में था। वह बड़े पत्थर के पीछे की गुफा में कहां गहरे भीतर जाकर छुपा हुआ था। मेजर कुमार के दस्ते के पास आखिरी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड बचा था और वह चाहते थे कि उसे दागा जाए और जो आखिरी आतंकवादी गुफा में बचा था उसकी कब्र गुफा में ही बना दी जाए। मेजर कुमार याद करते हुए बताते हैं, हम अब मिशन को पूरा कर वापसी के बारे में सोच रहे थे। हमारा राशन भी खत्म हो गया था, लेकिन लांस नायक गोस्वामी ने अचानक इस खामोशी को तोड़ा। वो गुफा की तरफ गए और अपने हाथों को मुंह के पास ले जाकर एक अजीब तरह की तेज आवाज निकाली और चिल्लाए, भाईजान, अभी भी मौका है। आप समर्पण कर दो, बाहर निकल जाओ। किस लिए मरने के लिए आए हो? लांस नायक गोस्वामी की आवाज में गजब की मजबूती थी, लेकिन उनकी आवाज में एक तरह की नरमी भी थी। उनकी आवाज गुफा के भीतर गूंज रही थी। वे आतंकवादी कश्मीर के उस हिस्से से होकर आए थे जिसे सबसे दुर्गम कहा जाता है। वे 5 दिनों तक इस इलाके में चलते रहे थे। लांस नायक गोस्वामी को पता था कि उनका गोला बारूद, राशन, लड़ने की ताकत और सबसे बढ़कर उनका दिमागी संतुलन सब खत्म हो चुका होगा। मेजर कुमार कहते हैं, उनकी आम चीजों की समझ गजब की थी। उन्हें ये पता है कि आतंकवादी अब लड़ना नहीं चाहता होगा, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। यही सही मौका होता है उसे जिंदा पकड़ने का। मोहन ने यही किया। कुछ मिनट बाद आखिरी आतंकवादी गुफा से बाहर निकल आया। उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर रखे थे, भूख प्यास से बेहाल, लाल आंखें लिए वो कमांडोज के सामने खड़ा था। खामोशी के साथ लांस नायक गोस्वामी मेजर कुमार की ओर मुड़े। दोनों को पता था कि वे उसे मार नहीं सकते थे। एक कमांडो ने आतंकवादी को संभाला, उसे अपना बचा हुआ आखिरी खाना और पानी दिया। उसका नाम सज्जाद अहमद उर्फ उबैदुल्लाह था। वो पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला एक नौजवान था। उसे लश्कर-ए-तैयबा में भर्ती किया गया था और भारत में घुसपैठ करने के लिए किसी कमांडो की तरह ट्रेनिंग दी गई थी।
उसे घनी आबादी वाले इलाकों में लोगों को मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये पक्का था कि उसकी गवाही से भारत का पक्ष मजबूत होगा, जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को पालने पोसने के अपने आरोपों के सबूत के तौर पर अनगिनत दस्तावेज भेज चुका था। कमांडोज के हाथ बेहद कीमती चीज लगी थी और उसके बाद उन्होंने बेस पर लौटने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया। मेजर कुमार बताते हैं, मोहन तो हमारी बटालियन के मापदंडों से भी कहीं आगे था। मेरी बात का भरोसा करें, इस बात के बहुत गहरे मायने हैं। वह जितने इंटेलिजेंट थे उतने ही भावुक भी। ऑपरेशन में निभाई गई नेतृत्वकारी भूमिका के लिए मेजर कुमार को बाद में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। कमांडोज को अगले मिशन पर जाने का बुलावा आने ही वाला था। उन्हें केवल 3 दिन ही आराम के मिले थे कि बुलावा आ गया। लांस नायक गोस्वामी का अगला मिशन 2 सितंबर को शुरू हुआ। लिदर पंजाल मिशन के बाद उन्होंने कमर टिकाई ही थी कि उस सप्ताह में उन्हें और उनके दस्ते को तीसरी बार अलर्ट पर रहने के लिए आदेश दिया गया। इस महीने में एक के बाद एक मिशन को अंजाम दिया गया और यह सबसे व्यस्त समय रहा। पैरा एसएफ अपने ऐसे ही अभियानों के लिए जाना जाता है। इस बार खुफिया सूचना मिली थी कि करीब 6 घुसपैठिए कुपवाड़ा के सुत्सिल्यार के घने जंगलों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये कश्मीर का सबसे दूर दराज का और सबसे घने जंगलों वाला इलाका है। जंगल इतने घने हैं कि उनके भीतर घुसने पर 3 मीटर से ज्यादा आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। पैरा एसएफ दस्ते ने उन घुसपैठियों का सफाया करने के लिए 96 घंटे के मिशन की योजना बनाई। उसमें 36 कमांडोज के 6 दस्ते बनाए गए जो घुसपैठियों का इंतजार करेंगे। 1 सितंबर को सूरज की पहली किरण निकलने तक वे कमांडोज लोकेशन पर पहुंच गए। उन जंगलों के बीच से एक पहाड़ी झरना गिरता था। कमांडोज को 2 टीमों में बांटा गया और एक टीम को झरने के दोनों ओर तैनात कर दिया गया। कमांडोज को पता था कि आतंकवादी आएंगे, लेकिन उनके पास जो खुफिया सूचना उपलब्ध थी उसमें एकदम सटीक तरीके से यह नहीं बताया गया था कि वे किस दिशा से आएंगे। इसे कमांडोज की इतनी बड़ी टीम को इस रूप में समझाया गया था कि ऐसे हालात को अनुमान के आधार पर घात लगाकर हमला करना कहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में कमांडोज टीम की मौजूदगी से इस बात की संभावना रहती है कि आतंकवादियों के हमला करने से पहले ही उनका सफाया कर दिया जाए। 8:30 बजे लांस नायक गोस्वामी के दस्ते ने इलाके में आतंकवादियों के आने की आहट पाली। खुफिया जानकारी बेहद सही साबित हुई थी। जैसी की जानकारी मिली थी, वे 4 थे। कमांडो दस्ते को जंगली रास्ते में 2-2 के जोड़े में बांट दिया गया और वे क्लेमो बारूदी सुरंगें बिछाने लगे। बारूदी सुरंगों की बजाय क्लेमो बारूदी सुरंगों में रिमोट कमांड से विस्फोट किया जा सकता है और उनमें ये खासियत होती है कि उनके विस्फोटक का असर किसी एक निश्चित दिशा में किया जा सकता है। लेकिन आतंकवादी ऐसी दिशा से आए थे जिसकी कमांडोज ने कल्पना भी नहीं की थी। लांस नायक गोस्वामी और बाकी कमांडोज के पास क्लेमो बारूदी सुरंगों को नए सिरे से बिछाने के लिए बहुत कम समय था। लेकिन जैसा कि हमेशा होता रहा है, घुसपैठियों को पहले पैरा कमांडोज चुनौती देते हैं। ये हमले की कार्रवाई में सबसे खतरनाक तरीका होता है, लेकिन एसएफ यूनिटों के पास अभी इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। चूंकि इस प्रकार के मिशन भारतीय नागरिकों के बीच और भारतीय क्षेत्र में अंजाम दिए जाते हैं, अतः ऐसे में प्रोटोकॉल यह मांग करता है कि हमले की कार्रवाई से पूर्व हर जरूरी एहतियात बरता जाए। ऐसी हालत में किसी को चुनौती देने से आपकी पोजीशन का तुरंत पता चल जाता है और जिस दुश्मन को पहले चुनौती दी गई है उसके पास गोली दागने का पहला मौका होता है। चारों आतंकवादियों को अंधेरे में ढूंढ निकाला गया था।
तो इस बात से किसी को कोई हैरानी नहीं हुई कि लांस नायक गोस्वामी एक बार फिर से घुसपैठियों को ललकारने के लिए अपनी इच्छा से आगे आ गए। झाड़ियों की आड़ लेते हुए लांस नायक गोस्वामी ने उन परछाइयों की ओर चिल्लाकर पूछा कि कौन है। कुपवाड़ा के घने जंगलों में अंधेरे के बीच तुरंत जवाब आए। असॉल्ट राइफलें तुरंत खड़खड़ाने लगी। पहले कुछ मिनट में 4 में से एक आतंकवादी को गोली लगी। गोली लांस नायक गोस्वामी ने चलाई थी, लेकिन आतंकवादी मारा नहीं गया था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और कई मिनट तक गोलीबारी होती रही, लेकिन तभी बूंदाबांदी होने लगी और बंदूकें शांत हो गई। आतंकवादी वहां से हिले नहीं और अपने शिकार के इंतजार में बैठे कमांडो नाइट विजन उपकरणों से नजर रख रहे थे। हालांकि ऐसे मौसम और इतने घने जंगल में वे बेकार ही साबित हो रहे थे। कमांडोज इंतजार कर रहे थे। आधी रात अभी अभी बीत चुकी थी। जिस पेड़ के नीचे कमांडो ने मोर्चा संभाल रखा था, अचानक उसके ऊपर भीषण विस्फोट हुआ। कमांडो को ये समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि आतंकवादियों ने अपनी AK-47 राइफलों से जुड़े अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से फायर किया था। ग्रेनेड में विस्फोट हुआ और उसके हरे पेड़ के नीचे मौजूद 2 कमांडो पर पानी की बौछारों की तरह बारूद बरस गए। उनके चेहरों के पास का हिस्सा इस तरह उधड़ गया जैसे किसी कपड़े को उसकी सिलाई से फाड़ा गया हो। अंधेरे में कुछ ही मीटर की दूरी पर लांस नायक गोस्वामी ने ये सब देखा और उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया था। यदि एक आतंकवादी को ढेर करने से अधिक बड़ा कोई जज्बा होता है तो वह लांस नायक गोस्वामी में था, और यह जज्बा था मुठभेड़ में घायल अपने साथी जवान को बाहर निकालना। दोनों घायल कमांडो अब असहाय हालत में बैठे थे। अब तो उन्हें वहां बैठकर केवल इंतजार करना था। फिर चाहे जो भी हालात हों, लांस नायक गोस्वामी और उनका साथी हवलदार महेंद्र सिंह अपनी पोजीशन से तुरंत दोनों घायल जवानों की ओर लपके। उनकी असॉल्ट राइफलें तैयार थीं, क्योंकि लांस नायक गोस्वामी जानते थे कि उन पर गोलियों की बारिश होने वाली है। वो सही थे। जिस आतंकवादी ने कुछ ही क्षण पहले ग्रेनेड दागा था, उसने अब अपनी असॉल्ट राइफल से फायर करना शुरू कर दिया। एक गोली सीधे महेंद्र सिंह के पेट में लगी और वहीं से सीधे रीढ़ की हड्डी में जा धसी। एक क्षण नहीं लगा और सिंह के शरीर के निचले हिस्से को लकवा मार गया। लांस नायक गोस्वामी तुरंत समझ गए कि अगले कुछ ही सेकंड में दुश्मन की गोलियां उनके साथी जवान के शरीर के चिथड़े चिथड़े कर देंगी। उनकी बंदूक अब बर्स्ट मोड में थी। वो अपनी कवर पोजीशन से निकले और आतंकवादियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादी भी गोली बरसा रहे थे। 2 गोलियां लांस नायक गोस्वामी की कमर में लगी, एक आर पार निकल गई, जबकि दूसरी गोली भीतर ही धंस गई। वो एक ओर को झुक से गए, लेकिन उन्होंने अपनी बंदूक को निशाने पर रखा और गोलियां चलाते रहे। वे गोलियां आगे बढ़ रहे आतंकवादियों को लगी और लांस नायक जमीन पर गिरने से पहले दोनों आतंकवादियों का सफाया कर चुके थे। घाव से खून का फव्वारा बह निकला। लांस नायक गोस्वामी ने महेंद्र सिंह और 2 अन्य घायल जवानों की ओर सरकने की कोशिश की, जो पेड़ के नीचे थे, लेकिन बारिश अचानक से तेज हो गई। बारिश की बूंदों ने उनके घावों से बहते खून को धो दिया। लांस नायक गोस्वामी को देखकर लग रहा था कि अब वे मौत के स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। मेजर कुमार ने कवर फायर किया और लांस नायक गोस्वामी अंधेरे में महेंद्र की ओर घिसटने की कोशिश करने लगे। घायल जवान को तुरंत वहां से निकाला गया। उसके बाद मेजर कुमार कोहनियों के बल अपने सबसे बहादुर और सबसे चहेते जवान की ओर बढ़े। वे आखिरी पल मेजर कुमार की आंखों के सामने से हर रोज गुजरते हैं। उन्होंने बताया,
मैं मोहन के पास बैठ गया। पूरी रात उसका हाथ अपने हाथों में लिए उसकी नाड़ी बंद हो चुकी थी। वह भी मेरे लिए वही करता, वो मुझे छोड़कर नहीं जाता। मैं उसके पास बैठा रहा। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। मेरा दिल कह रहा था कि वो उठ खड़ा होगा। वो बंदूकों की गोलियों से डरने वाला इंसान नहीं था, लेकिन वो मेरे सामने था, ठंडा, शांत। सारी रात इसी तरह बीत गई, यकीन ही नहीं हो रहा था। मेजर कुमार बताते हैं, कई बार तो मुझे लगा कि यह उसकी कोई चाल तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह खुद के मरा होने का नाटक करते हुए अचानक से उठेगा और बाकी बचे आतंकवादियों को गोलियों से भून देगा। वो मुस्कराते हुए कहते हैं, मैं सच में ही इंतजार करता रहा, इस उम्मीद में कि मेरा इंतजार सच साबित हो। पहले भी मेरे जवान शहीद हुए थे, लेकिन इस बार मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैं सुबह सूरज निकलने तक उसके जागने का इंतजार करता रहा। अगले दिन ऑफिसर और जवानों ने अपने हेडक्वार्टर्स में बड़ा खाना आयोजित किया। यह एक तरह का जश्न होता है जिसमें जमकर शराब परोसी जाती है। सदमे और शोक के बीच गर्व से सीना चौड़ा भी हो रहा था। उनके बीच का एक ऐसा जवान चला गया था जो जितना खुशमिजाज था उतना ही निडर भी था। उसने मौत को अपनी शर्तों पर गले लगाया था। उसने अपने कर्तव्य को भी अपने जुनून की तरह जिया। दुख में डूबे उसके साथियों ने पीकर उसके जाने का गम भुलाने की कोशिश की, और उस रात लांस नायक गोस्वामी की बहादुरी के नाम से जाम छलकाए गए। वह युद्ध में खूंखार शेर था तो जीत में किसी फल के बोझ से झुके पेड़ सा विनम्र। एक असली एसएफ जवान को कैसा होना चाहिए, वो उसका आदर्श था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उसने अपने परिवार को हर रोज याद किया, लेकिन वो तो जैसे जंग के लिए ही बना था। राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया लांस नायक गोस्वामी की बहादुरी के किस्से सुनाने में थी, तो उधर उसके पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से उनके गांव उनकी पत्नी के पास ले जाया जा रहा था। उनका गांव उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी का पार्थिव शरीर तिरंगे झंडे में लिपटे ताबूत में रखा था और उसके पास ही खड़ी थी उनकी पत्नी भावना गोस्वामी। अपने पति की तरह ही साहस और धैर्य की प्रतिमूर्ति बनी हुई उनकी मां राधा देवी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने सरकार से केवल इतनी ही अपील की, उसके नाम से कोई स्कूल, कोई खेल का मैदान बनवा दो। बचपन में उसकी यही इच्छा थी, वह दूसरों के लिए यही करना चाहता था। यूनिट के एक लेफ्टिनेंट कर्नल सालों पहले रूप कमांडर थे और लांस नायक गोस्वामी उनकी यूनिट में ही थे। उन्होंने याद करते हुए बताया, अपने साथी जवान को बचाने के लिए वह जानते बुझते हुए भी दुश्मन की बरसती गोलियों से भिड़ गया था। हम सब देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एसएफ यूनिट में आप एक दूसरे के लिए भी काम करते हैं। वो बहुत ही दिल से हमसे जुड़ा हुआ था और इतना ही दिल से वो अपनी ड्यूटी करता था। यह एक आदर्श एसएफ कमांडो था। लांस नायक गोस्वामी दूसरों का दर्द नहीं देख पाते थे। उनकी पत्नी भावना बताती हैं, किसी दुखी इंसान के लिए उनके मन में बहुत हमदर्दी रहती थी। यदि वो किसी गरीब इंसान या किसी की परेशान हालत में देख लेते थे तो उसे अपने कपड़े दे देते थे। वो कभी भी भिखारी को 1 या 2 रुपए नहीं देते थे, वो उसे 100 रुपए दे देते थे। एक बार बाजार में एक योगी बाबा उनके पास आए और उनसे अपने लिए कुछ अंगूर खरीदने को कहा। वो भिखारी के लिए 1 किलोग्राम अंगूर खरीद कर ले आए। एक बार उन्होंने अपनी कमीज और जैकेट निकालकर एक नंगे भिखारी को दे दी थी। वो ऐसे थे। ऑपरेशन सुत्सलवार को 4 महीने बीत चुके थे। भावना गोस्वामी दिल्ली जा रही थी। उनके पति लांस नायक गोस्वामी को मरणोपरांत अशोक चक्र
से सम्मानित किया जाना था और वह उसी पुरस्कार को लेने दिल्ली जा रही थी। ये शांतिकाल में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। दिल्ली के राजपथ पर उस सुबह बूंदाबांदी हो रही थी और भावना ने खुद को पत्थर की तरह मजबूत कर लिया था। भावना आज भी लाल कुआं में रहती हैं। वह बताती हैं, शादी होने से पहले ही वो हमेशा कहते थे कि मुझे हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं डर जाती थी, लेकिन हमारी किस्मत में यही लिखा था कि हम दोनों साथ जिंदगी जिएंगे। मेरे मन के भीतर से एक आवाज आती रहती थी जो मुझसे कहती थी कि एक कमांडो की पत्नी होने के नाते मुझे उन्हीं के जैसी निडर बनना होगा। यदि किसी की मौत आनी है तो वह कहीं भी आ सकती है। लांस नायक गोस्वामी की बेटी भूमिका इस समय गांव के पास ही एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। वह कहती है, हमारे लिए तो वह हमेशा यही हैं। वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे। बस फर्क इतना है कि मैं अब उन्हें देख नहीं सकती। वह मेरे साथ चलते हैं, यहाँ तक कि मुझसे बात भी करते हैं, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सकती। भावना और लांस नायक गोस्वामी के छोटे से घर के समीप एक साइन बोर्ड पर लिखा है, शहीद मोहन नाथ गोस्वामी। लांस नायक गोस्वामी की शहादत के बाद उनकी पत्नी भावना ने फैसला किया कि वह उस बड़े घर का निर्माण कार्य पूरा नहीं करवाएंगी जिसे उनके पति सड़क पार बनवा रहे थे। मेरे भतीजे मोहन जैसा बनना चाहते हैं। हमारे परिवार में सारे बच्चे उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वे कहते हैं, उन्होंने 10 आतंकवादियों को मारा था, हम 20 को मारेंगे। स्पेशल फोर्सेज में जोश और हिम्मत भरने वाली बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की कहानी किसी जादुई फिल्मी कथा सी लगती है। आखिरी मिशन में उनके साथ जाने वाले उनके एक साथी याद करते हैं, वो उनको जादूगर के नाम से बुलाते थे। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उनके जैसा बहादुर और जांबाज कमांडो देख पाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कृपया कमेंट में हमें बताएं कि कैसे लगी आपको ये कहानी। और भी इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और कहानियों के लिए कृपया हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। If you like the story, then please don't forget to subscribe to my channel, like and share my videos with your friends. Stay tuned for more upcoming stories. Thank you for watching the video.